रजनी आज खुशी से झूम रही थी। खुश हो भी क्यों ना, उसे मुंबई की एक बहुत बड़ी फर्म में उसकी नौकरी जो लग गई थी। अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए वह अपनी मम्मी से बोल रही थी कि मैं कहती थी ना कि मेरी उड़ान कोई रोक नहीं सकता है। पापा ने पढ़ने के लिए मुझे जमशेदपुर से बाहर नहीं जाने दिया, पर अब इतनी अच्छी नौकरी मिली है कि वह मुझे रोक ही नहीं सकते हैं। रजनी थी 22 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिंदगी से भरपूर। गोरा रंग, गोल गोल आंखें, छोटी सी नाक और गुलाबी होंठ और होंठ के बीच में काला तिल रजनी को और अधिक आकर्षक बना देता था। उसे खुले आसमान में उड़ने का बहुत शौक था। वह अकेले रहना चाहती थी और जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती थी। जब भी रजनी के पापा कहते कि हमें तुमसे ज़िंदगी का अधिक अनुभव है, इसीलिए हमारा कहना मानो, लेकिन रजनी फट से कहती थी, पापा मैं अपने अनुभव से कुछ सीखना चाहती हूँ। रजनी के पापा उसे मुंबई भेजना नहीं चाहते थे, पर रजनी की जिद और दलीलों के आगे उनकी एक न चलती थी। फिर रजनी की माँ ने भी समझाया, इतनी अच्छी नौकरी है, आजकल अच्छी नौकरी वाली लड़कियों की शादी आराम से हो जाती है। फिर रजनी के पापा ने हार मान ली और हथियार डाल दिए थे और उसे ढेर सारी नसीहतें देकर रजनी के पापा वापस जमशेदपुर आ गए थे। रजनी को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, परंतु धीरे धीरे वह मुंबई की लाइफ स्टाइल की आदी हो गई थी। यहाँ पर जमशेदपुर की तरह न टोका टोकी थी और न ही ताका झांकी थी। रजनी को स्टाइलिश कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसे रजनी पूरा कर पाई थी। वह स्वच्छ तितली की तरह जिंदगी बिता रही थी, पूरे अपने तरीके से अपनी मन की रानी थी। ऑफिस में भी रजनी की मुलाकात दामोदर नाम के लड़के से हुई। दामोदर का ट्रांसफ़र चेन्नई से मुंबई हुआ था, जहां रजनी नौकरी करती थी। अभी दामोदर का शुरुआती वक्त था ऑफिस में, तभी दामोदर को रजनी पहली नज़र में ही भा गई थी। रजनी और दामोदर अक्सर वीकेंड पर बाहर घूमने जाया करते थे। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी, जिससे कि उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी थी। परंतु रजनी को हर हाल में रात के 8 बजे से पहले ही अपने होटल वापस जाना ही पड़ता था। फिर एक दिन दामोदर ने यूं ही रजनी से कहा, रजनी तुम मेरे फ्लैट में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? चिक चिक से छुटकारा भी मिल जाएगा और हमें यूं ही हर वीकेंड पर बंजारों की तरह घूमने नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा होटल का खर्चा भी बच जाएगा। रजनी झट से बोली, पागल हो क्या? ऐसे कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे साथ? मतलब मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? दामोदर बोला, रहने दो बाबा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो गांव की गंवार हो। छोटे शहर के लोगों की मानसिकता कहाँ बदल सकती है, चाहे वह कितनी ही स्टाइलिश कपड़े पहन ले, कितने भी पैसे कमा ले, कितने भी बड़े शहर में रह ले। रजनी दामोदर की बात सुनकर एकदम से चुप हो गई थी। अगले कुछ दिनों तक दामोदर रजनी से खिंचा खिंचा सा रहता था। एक दिन रजनी ने दामोदर से पूछा, दामोदर आखिर मेरी गलती क्या है? दामोदर बोला, तुम्हारा मुझ पर विश्वास न करना। रजनी बोली, बात अविश्वास की नहीं है दामोदर, मेरे परिवार को अगर पता चल गया तो मेरी नौकरी भी छुड़वा देंगे और अपने साथ मुझे घर ले जाएंगे। तुम नहीं समझोगे। लेकिन दामोदर बोला, तुम्हें अगर रहना है तो बताओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। घर पर पापा के मिलिट्री राज के कारण रजनी का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया था, इसीलिए वह यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहती थी और 2 हफ्तों के बाद में दामोदर के साथ शिफ्ट हो गई थी। जब घर पर रजनी ने बोल दिया कि उसने एक लड़की के साथ अलग से फ्लैट ले लिया है, क्योंकि उस होटल में बहुत असुविधा होती थी। यह बात सुनते ही रजनी के मम्मी पापा ने मुंबई जाने के लिए सामान बांध लिया था और वह देखना चाहते थे कि उनकी लड़की कैसे अकेली रहती होगी। रजनी घबराकर दामोदर से ये बात बोली, अब क्या करेंगे दामोदर? दामोदर हंसते हुए बोला,
अरे देखो मैं कैसा चक्कर चलाता हूँ। अगले दिन दामोदर अपनी एक दोस्त शीला को लेकर आया और बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा के सामने मैं शीला के बड़े भाई के रूप में उपस्थित रहूँगा। दोपहर तक रजनी के मम्मी पापा आए और फिर दामोदर के नाटक पर दामोदर होकर चले गए थे। रजनी के मम्मी पापा के सामने दामोदर शीला के बड़े भाई के रूप में मिलने आता है। रजनी के मम्मी पापा को अब तसल्ली हो गई थी कि रजनी अच्छी जगह है, परिवार जैसा माहौल है और वह निश्चिंत होकर वापस अपने घर चले गए थे। रजनी और दामोदर एक साथ रहने लगे थे। रजनी को दामोदर का साथ भाता था, परंतु अंदर ही अंदर उसे अपनी मम्मी पापा से झूठ बोलना भी कुछ अजीब लगता था और उसे कचोटता था। बहुत उसे बुरा लगता था। इस बात को वह सोचा करती थी। एक दिन रजनी ने दामोदर से कहा, दामोदर तुम मुझसे पसंद करते हो क्या? दामोदर बोला, अपनी जान से भी ज़्यादा। रजनी बोली, दामोदर तुम और मैं क्या इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते हैं? दामोदर चिढ़ते हुए बोला, यार मुझे माफ़ करो, मैंने पहले ही कहा था कि हम एक दोस्त की तरह ही रहेंगे। मैं तुम पर कोई बंधन नहीं लगाना चाहता हूँ और ना ही तुम मुझ पर लगाया करो। और तुम यह बात क्यों भूल जाती हो कि मेरे घर पर रहने के कारण तुम्हारी कितनी बचत हो रही है और यहाँ भी कई फ़ायदे हैं। कहते हुए दामोदर ने अपनी एक आंख दबा दी। रजनी को दामोदर का यह अजीबोगरीब मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। 4 दिन तक दामोदर और रजनी के बीच तनाव बना रहा था, परंतु फिर से दामोदर ने हमेशा की तरह रजनी को मना ही लिया था। रजनी भी अभी इस नए लाइफ स्टाइल की आदी बन गई थी। अब इस नए लाइफ स्टाइल की आदत बन चुकी थी। रजनी जब जमशेदपुर से मुंबई आई थी तो उसने बड़े बड़े सपने थे, परंतु अब न जाने क्यों उसके सब सपने दामोदर के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए थे। और जब एक साथ एक छत के नीचे एक लड़का और लड़की रहे और नज़दीकियाँ ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर उन दोनों में भी ऐसा ही कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वो दोनों पति पत्नी की तरह रहते और पति पत्नी की तरह प्यार करते थे और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद रजनी बेहद परेशान थी क्योंकि उसके पीरियड्स की डेट मिस हो गई थी। जब उसने दामोदर को यह बात बताई तो दामोदर बोला, रजनी ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। नहीं बाबा, कल टेस्ट कर लेना। रजनी को जो डर था वही हुआ। प्रेगनेंसी की किट की टेस्ट रिपोर्ट देखकर रजनी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। दामोदर उसे संभालते हुए बोला, रजनी टेंशन मत लो, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो डॉक्टर बोले कि पहली बार अबॉर्शन करवाने की सलाह मैं नहीं दूंगी, आगे आपकी मर्जी। घर जाकर रजनी दामोदर की खुशामद करने लगी। दामोदर प्लीज़ शादी कर लेते हैं ना, यह हमारे प्यार की निशानी है। दामोदर चिढ़ते हुए बोला, रजनी प्लीज़ फोर्स मत करो, यह शादी मेरे लिए शादी नहीं बल्कि यह फंदा बनेगी। रजनी फिर चुप हो गई थी। अगले दिन चुपचाप जब रजनी तैयार होकर जाने लगी तो दामोदर भी साथ हो लिया। रास्ते में दामोदर बोला, रजनी मुझे मालूम है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर ऐसे कुछ जल्दीबाजी में मत करो जिससे कि बाद में हम दोनों को घुटन महसूस हो। देखो कि इस रिश्ते में हम दोनों का फ़ायदा ही फ़ायदा है और शादी के लिए मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, पर अभी नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर ने रजनी को दामोदर ने बोल दिया था कि कुछ निजी कारण से वह अभी बच्चा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने उन्हें अबॉर्शन के लिए 4 दिन बाद आने के लिए कहा था। दामोदर ने जो पूरा खर्चा पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि 30,000 से 40,000 लगेंगे और घर जाकर दामोदर ने पूरा हिसाब लगाया। रजनी तुम्हें 3-4 दिन बेड रेस्ट भी करना होगा, जिस कारण तुम्हें लीव विदाउट पे लेनी होगी। तुम्हारा अधिक नुकसान होगी, इसीलिए इस अबॉर्शन का 50% खर्चा मैं लूँगा। रजनी छत को टकटकी लगाए देख रही थी। बार बार उसे गलानी हो रही थी कि वह एक जीव हत्या करेगी। बार बार रजनी के मन में ख्याल आ रहा था कि अगर उसकी और दामोदर की शादी हो गई होती तो दामोदर ऐसे 50% खर्चा देता। रजनी ने रात में एक बार फिर दामोदर से बात करने की कोशिश की, मगर उसने बात को वहीं समाप्त कर
कर दिया था। दामोदर बोला कि तुम्हें वैसे तो बराबरी चाहिए, मगर अब फीमेल कार्ड खेल रही हो। यह गलती दोनों की ही तो है। 50% भुगतान कर तो रहा हूँ, और यह बात तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा वैसे ही क्या खर्चा होता है। यह घर मेरा है, जिसमें तुम बिना किराया दिए रहती हो। दामोदर की बात सुनकर रजनी का मन खट्टा हो गया था। वह उसके बातों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, और देखते ही देखते रजनी अबॉर्शन भी करवा ली। जब से रजनी अबॉर्शन करवा कर लौटी थी, वह दामोदर के साथ हंसती बोलती जरूर थी, मगर उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया था। पहले जो रजनी दामोदर के लिए बहुत केयरिंग और पॉजिटिव थी, लेकिन अब उसने दामोदर से एक डिस्टेंस बना लिया था। शुरू में तो दामोदर को रजनी का बदला व्यवहार अच्छा लग रहा था, परंतु बाद में उसे रजनी का वह अपनापन बेहद याद आने लगा। पहले दामोदर अब ऑफिस से घर आता था तो रजनी उसके साथ ही चाय लेती थी, परंतु आजकल अधिकतर वह गायब ही रहती थी। एक दिन संडे को दामोदर ने कहा, रजनी कल मैं अपने कुछ दोस्तों को लंच पर बुलाया है। रजनी लापरवाही से बोली, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उन्हें लंच पर बुलाओ या डिनर पर। यार, हम एक साथ एक घर में रहते हैं, ऐसा क्यों बोल रही हो? रजनी मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे, इस घोंसले की दीवारें आज़ाद हैं, जो अब चाहे उड़ सकता है। कोई तुम्हारी पत्नी थोड़ी हूँ जो कि तुम्हारे दोस्तों को इंटरटेन करूँ। दामोदर मायूस होते हुए बोला, एक दोस्त के नाते भी नहीं। तभी फौरन से रजनी ने बोली, कल तुम्हारी इस दोस्त को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। दामोदर आगे कुछ नहीं बोल पाया। रजनी ने अब तक अपनी ज़िंदगी दामोदर के इर्द गिर्द ही सीमित रखी थी। जैसे ही उसने बाहर कदम उठाया तो रजनी को लगा कि वह कुएं के मेढक की तरह अब तक दामोदर के साथ बनी हुई थी। इस कुएं के बाहर तो बहुत बड़ा समंदर है। रजनी अभी समंदर की सारी सीपियों और मोतियों को अनुभव करना चाहती थी। एक दिन डिनर करते हुए रजनी दामोदर से बोली, दामोदर, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो। दामोदर मन ही मन खुश हो उठा। उसे लगा कि अब शायद रजनी फिर से प्यार का इकरार करेगी, मगर रजनी दामोदर की आशा के विपरीत बोली, अच्छा हुआ कि तुमने शादी करने से मना कर दिया। मुझे उस समय बड़ा बुरा अवश्य लगा था, परंतु अब हम शादी कर लेते तो मैं इस कुएं में ही रहती। अगले माह दामोदर को कंपनी के किसी काम से बेंगलुरु जाना था। उसे न जाने क्यों अब रजनी का यह अजीब व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगले महीने रजनी के जन्मदिन पर वह उसे प्रपोज कर देगा, और फिर परिवार वालों की सहमति से कुछ महीनों में ही विवाह के बंधन में बंध जाएगा। बेंगलुरु पहुंचने के बाद ही दामोदर रजनी को मैसेज करता रहता था, परंतु हर वक्त पर बकबक करने वाली रजनी अब बस हूँ हाँ के मैसेज कर सीमित हो गई थी। जब दामोदर बेंगलुरु से वापस मुंबई पहुँचा तो देखा कि रजनी वहाँ नहीं थी। उसने फ़ोन लगाया तो रजनी की चहकती आवाज़ आई, अरे यार, मैं मनाली में हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। इससे पहले कि दामोदर कुछ बोलता, रजनी ने झट से फ़ोन काट दिया था। 5 दिन बाद जब रजनी वापस आई तो दामोदर बोला, बिना बताए ही चली गई क्या? एक बार पूछ भी नहीं सकती? रजनी बोली, तो मना कर देते क्या? दामोदर झट से बोला, मेरा मतलब यह नहीं था। दामोदर को उसके एक नज़दीकी दोस्त ने बताया था कि रजनी जग्गू नाम के एक लड़के के साथ मनाली गई हुई थी। दामोदर को यह सुनकर बहुत बुरा लगा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजनी से क्या बात करे। उसने खुद ही अपने और रजनी के बीच यह खाई बनाई थी। दामोदर रजनी को दोबारा से अपने करीब लाने के लिए सारे ट्रिक अपना चुका था, परंतु अब रजनी पानी पर तेल की तरह फिसल गई थी। अगले हफ्ते रजनी का जन्मदिन था। दामोदर ने मन ही मन उसे सरप्राइज देने की सोच रखी थी। तभी उसे रात अचानक दामोदर को तेज बुखार हो गई थी। रजनी ने उसकी खूब अच्छे से देखभाल करी। 5 से 6 दिन में ही जब दामोदर पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे विश्वास हो गया कि रजनी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दामोदर ने रजनी के लिए हीरे की रिंग ली थी। कल रजनी का जन्मदिन था। दामोदर शाम को जल्दी घर आ गया था। उसने ऑनलाइन केक बुक कर रखा था। न जाने क्यों आज उसे रजनी का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही रजनी घर आई तो दामोदर ने उसके लिए चाय बनाई। रजनी ने मुस्कुराते हुए चाय का कप पकड़ा और कहा कि क्या इरादा है। जब दामोदर बोला,
कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। वह तो तुम्हें मेरे घर जाकर कराना पड़ेगा। तुम क्या अपने घर जा रही हो जन्मदिन पर? मैंने अपने ऑफिस के पास एक छोटा सा फ्लैट लिया है। मैं अपना जन्मदिन वहीं मनाना चाहती हूँ। अब मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ। यह निर्णय मुझे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। दामोदर बोला, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे अब तक अबॉर्शन की बात से नाराज़ हो। यह मेरी गलती थी। मैंने तुमसे अब तक शादी करने के लिए मना कर रहा था। अरे नहीं, तुम सही थे। मजबूरी में अगर तुम मुझसे शादी कर भी लेते तो हम दोनों हमेशा दुखी रहते। रजनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ दामोदर, पर मैं अब तुमसे आकर्षित थी। अगर प्यार होता तो शायद आज मैं अलग रहने का फैसला नहीं लेती। रजनी सामान पैक कर रही थी। दामोदर के अहम को ठेस लग गई थी, इसीलिए उसने अपना आखिरी दांव खेला। तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को पता है कि तुमने अबॉर्शन करवाया था। अगर तुम्हारे घर वालों को यह बात पता चल जाएगी तो सोचो कि उन्हें कैसा लगेगा। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ अभी भी। पर दामोदर, मैं तैयार नहीं हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि इस बहाने ही सही मुझे तुम्हारे विचार पता चल गए। और रही बात मेरे परिवार की, तो वह अभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुम जैसे लपेट इंसान से विवाह करूँ। दामोदर, तुम्हारा यह घोंसला आज़ादी के तिनकों से नहीं, वरुण स्वार्थ के तिनकों से बना हुआ है। अगर एक दोस्त के नाते कभी मेरे घर आना चाहो तो अवश्य आ सकते हो। कहते हुए रजनी ने अपने नए घोंसला का पता टेबल पर रखकर एक अच्छी चिड़िया की तरह खुले आसमान में विचरण करने के लिए उड़ गई थी। रजनी ने अब निश्चय कर लिया था कि वह अपनी मेहनत और हिम्मत के तिनकों से अपना घोंसला स्वयं बनाएगी। तिनका तिनका जोड़कर बनाएगी और वह अपना घोंसला आज की दुनिया में हिम्मत, मेहनत और खुद पर विश्वास का हौसला था। अपना मेहनत और अपना काम, अपना घर अपना ही होता है। ज़िंदगी में तो बहुत से लोग मिलते रहते हैं और कब कौन कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।